नमस्कार, डीवी लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। इस वक्त पूरे देश में युवाओं का गुस्सा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ ये गुस्सा तेजी से बढ़ रहा है और जिस तरह से जंतर मंतर पर छात्रों ने युवाओं ने प्रदर्शन किया, उसके बाद पूरे देश में पेपर लीक को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर छात्रों का जो आक्रोश है अब खुलकर सामने आ रहा है। देश भर से तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें छात्र अपनी नाराजगी कहीं यूनिवर्सिटी के वीसी के खिलाफ दिखाते हैं, यूनिवर्सिटी में जितने जो अव्यवस्थाएं हैं उसके खिलाफ दिखाते हैं। यानी छात्र अब खुलकर अपनी बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन सबको देखकर अभी झारखंड में जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है उसमें नेहा बोरा पहुंची, उनके ऊपर स्याही फेंक दी गई और उसके बाद अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। सबसे पहले हम चाहेंगे कि वो क्या कुछ कह रही हैं वो सुनते हैं। अपने इस क्रिमिनल एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए वही करते हैं जो आरएसएस से एफिलिएटेड लोग करते हैं, और वो है धर्म का सहारा लेना। जय श्री राम का नारा वो लगाते हैं। उसके बाद वहां पे जो लोग प्रोटेस्ट में मौजूद रहते हैं वो उनको पकड़ते हैं और उनको पुलिस के हवाले किया जाता है। इस वक्त वो पुलिस थाने में ही है, उनका डिटेल्स लिया जा रहा है, उनसे बातचीत जारी है। इस तरीके की हिंसा जो आरएसएस और भाजपा के लोग लगातार छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए करते आए हैं, इसके खिलाफ मैं यहाँ से बात रखना चाहूंगी। वो लोग जो क्लेम कर रहे हैं कि झारखंड में जो छात्र आंदोलन चल रहा है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, वो हम चला रहे हैं, राइट विंग चला रहा है, भाजपा चला रहा है और यहाँ पे हम किसी और को एंट्री नहीं देंगे। वो लोग उन्हीं मांगों के, वहां पे जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं छात्रों की मांगों के बेसिस पे जब हम एक मार्च निकालते हैं तो सवाल पूछना चाहेंगे हम उनसे कि क्यों आपको ये जरूरत महसूस होती है कि आप उस मार्च को डिसरप्ट करने के लिए वहां पे हिंसा करने की कोशिश करें। अगर आप छात्रों के आंदोलन के साथ खड़े हैं और सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां नहीं सेक रहे हैं तो आपको इस तरीके के मार्च से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो हम निकाले हुए थे, क्योंकि उसकी सारी मांगे उन छात्रों के समर्थन में थी जो छात्रों की मांगे इस वक्त जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र रेस कर रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से हमारे इस मार्च में शामिल हुए थे। झारखंड भर से अलग अलग जिलों से स्टूडेंट्स इस मार्च में शामिल हुए थे, अपनी शिक्षा के मुद्दे, रोजगार के मुद्दों पर आवाज उठा रहे थे। फिर क्यों जरूरी लगता है बार बार भाजपा और आरएसएस को कि वो इस तरीके से प्रहार करें छात्र आंदोलन पे? क्या उन्हें इस बात का गुस्सा है कि मैं और मेरे साथी उस आंदोलन में शामिल थे जिस आंदोलन में उनकी पॉलिटिकल पार्टी से आने वाले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाया? क्या ये बदले की भावना से सुचारू रूप से वो जिस तरीके से ऑनलाइन महिलाओं को पकड़ पकड़ के बलात्कार की धमकियां, जान से मार देने की धमकियां दे रहे हैं, उन महिलाओं के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं, 6 एफआईआर 15 साल की एक लड़की पे कर रहे हैं, इसी नफरत और बदला लेने के एजेंडे से क्या आरएसएस के लोगों को ये बात कही गई है कि आप जाइए और वो तमाम लोग जो जंतर मंतर के आंदोलन में शामिल थे उन लोगों के ऊपर इस तरीके की हिंसा करिए? ये पहला सवाल है जो मैं चाहूंगी प्रेस के माध्यम से हम पूछे, उठाएं। अगली जो चीज है जिसपे हम बात करना चाहेंगे वो ये है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने पिछले महीने में जो हमारा छात्र आंदोलन चल रहा था, धर्मेंद्र तो अभी हम नेहा बोरा को सुन रहे थे। ये अब झारखंड पहुंची। झारखंड में इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है, छात्रों की कई मांगों को लेकर छात्र धरने पर हैं और जब नेहा बोरा पहुंची उसमें तो उनके साथ हिंसा करने की कोशिश की गई, उन पर स्याही फेंकी गई और ये मामला अब बुरी तरह से गरमाया हुआ है। यानी एक तरह से जो आरोप झारखंड में चल रहे हैं, जो प्रदर्शन है उस पर जो लग रहे हैं कि ये एनडीए की तरफ से या कहें कि बीजेपी की तरफ से ही शुरू किया गया, उसकी एक झलक कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन में दिखाई दी। और नेहा बोरा जो कह रही हैं उसमें भी उन्होंने भी बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब हम उन छात्रों की आवाज उठाने गए तो उस प्रदर्शन में हिंसा करने की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से, आरएसएस के लोगों की तरफ से और बीजेपी के छात्र संगठनों की तरफ से। यानी सीधे तौर पर नेहा बोरा ने
आरोप लगाया है बीजेपी पर, और ये आरोप भी उन्होंने लगा दिया है कि जंतर मंतर पर भी इसी तरह के हिंसा करने की जो कोशिश थी वो बीजेपी के लोगों की तरफ से की गई थी। और ये कहीं ना कहीं नेहा बोरा के साथ जो भी घटना हुई है, जिस तरह से उन पर स्याही फेंकी गई, उसके तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा जा सकता है कि उनका जो वो पहनी हुई है उस पर स्याही दिखाई दे रही है, उनके हाथों में स्याही लगी हुई है, यानी कहीं ना कहीं माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। लेकिन नेहा बोरा ने साफ साफ चेतावनी दे दी है सरकार को कि इससे कदम पीछे नहीं होने वाले हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये कुछ जो भी हो रहा है ये बदले की भावना से किया गया है, क्योंकि हमने उनके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिया। यानी एक बार फिर मोदी सरकार और बीजेपी इस पूरे मामले में घिरती हुई दिखाई दे रही है। ये जो षड्यंत्र रचा गया उसमें एक बार फिर फंसती हुई दिखाई दे रही है। और इस सब पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे छात्रों ने मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया है। हर जगह पर अब छात्र नाराज दिखाई दे रहे हैं, और बीजेपी जब भी कोशिश करती है इस आंदोलन को डिरेल करने की या कहें छात्रों के गुस्से को किसी और दिशा में ले जाने की, मोदी सरकार या बीजेपी उसमें बुरी तरह से फंसती हुई दिखाई देती है। तो इस सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं इस कार्यक्रम में। स्वामी जी, जिस तरह से रांची और दिल्ली, मतलब सारे देश में और हर जगह अब छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है, हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। झारखंड में जो इस वक्त चल रहा है उसमें जब नेहा बोरा पहुंची, उन्होंने उन छात्रों की ही मांग उठाने की कोशिश की तो उनके ऊपर स्याही फेंक दी गई। यानी साफ है जो आरोप लग रहे हैं कि झारखंड में जो भी प्रदर्शन किया जा रहा है छात्रों की तरफ से वो प्लांटेड है। कहीं ना कहीं नेहा बोरा के साथ जो हरकत हुई वो उन आरोपों पर मोहर भी लगाता है। क्या कहेंगे आप? देखिए अंशिता, पहली बात तो यह है, मुझे ऐसा लगता है कि मोहन भागवत हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे उनका ट्रोल आर्मी हो, चाहे उनका आईटी सेल हो जी, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है और सब अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं जी। देखिए, पहले ये कहा गया इनकी ट्रोल आर्मी की तरफ से कि नेहा बोरा क्यों नहीं जा रही हैं, कांग्रेस जनता पार्टी वाले क्यों नहीं जा रहे हैं, नेहा बोरा पहुंच गई। अच्छा, ये भी अच्छा, ये इन्होंने कांग्रेस जनता पार्टी वालों ने भी कह दिया हम भी पहुंच जाएंगे, हम भी जा रहे हैं। राहुल गांधी ने पूरी तरह से झारखंड के छात्रों के साथ अपनी सॉलिडेरिटी दिखा दी। बिल्कुल। अब ये लोग जो है समझ में नहीं आ रहा था। मोहन भागवत कह रहे हैं, मोहन भागवत क्या कह रहे हैं? मोहन भागवत कह रहे हैं कि ये बच्चे जो हैं इनको आंदोलन करने का अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार इनका है, और इन पे लाठी चलाना और पैलेट गन चलाना गलत था। इसका माने वो मोदी जी के अगेंस्ट स्टैंड ले रहे हैं। वो बीजेपी का जो ऑफिशियल स्टैंड है, भाई आपको याद होगा धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा था जंतर मंतर के स्टूडेंट्स के बारे में, ये लोग जो हैं ये आतंकवादी हैं, ये कहा था धर्मेंद्र प्रधान ने। नितिन नवीन ने क्या कहा था, ये इन लोगों को निपटने के लिए हमारे कार्यकर्ता काफी हैं। कंगना रनौत ने क्या कहा था, वो तो मैं मुंह से भी नहीं कहना चाहूंगा, जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो औरत है वो इस तरह के आरोप जो है लड़कियों के बारे में लगाती है, उनके चरित्र के बारे में लगाती है, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन देश की जनता और आपके दर्शक श्रोता जानते हैं उन्होंने क्या कहा था। अच्छा, एक तरफ तो इनका एक इकोसिस्टम है जो लगा हुआ था, अभी तक लगा हुआ था, ये पाकिस्तानी फंडेड है, चाइनीज फंडेड है। अच्छा, मोहन भागवत कह रहे हैं कि नहीं, ये कोई फंडेड नहीं है, बच्चों को अधिकार है और उन पर लाठी चलाना गलत था। इसका मतलब जो अपोजिशन कह रहा था, जो हम लोग कह रहे थे, ये हाई हैंडेडनेस जो दिखाई गई, ये जो कोएर्सिव एक्शन लिया गया, ये जो ब्रुटैलिटी दिखाई गई, ये गलत थी, वही मोहन भागवत कह रहे हैं। इसका माने आरएसएस और बीजेपी आपस में बटे हुए हैं। अच्छा, एक तरफ ये सनातन धर्म की बात करते हैं। भाई, सनातन धर्म का मूल क्या है? यही कहते हैं ना कि जहां पे नारी की पूजा होती है वहीं पे देवता विराजते हैं। तो ये नारी की पूजा कर रहे हैं आप? एक नारी बेचारी उत्तराखंड के रहने वाली अगर आंदोलन के लिए वहां अपने साथियों के साथ खड़े होने के लिए तैयार हो रही है और वहां जा रही है, उसमें मुंह पे शाही फेंकेंगे आप? महिलाओं के मुंह पे शाही फेंकेंगे? शर्म नहीं आती? बेशरम लोग, ऐसे धूर्त लोग अभी तक। अच्छा, फिर आप देखिए जो जंतर मंतर के आंदोलन को जैसे हैंडल किया गया और झारखंड में कैसे हैंडल किया गया। भाई, झारखंड में तो उन्होंने कहा, सोरेन साहब ने, हेमंत सोरेन ने कि आइए 11 सदस्यीय मंडल लेके आइए, बात करेंगे, अपने मंत्री भेजे, अपने एसडीएम को भेजा, कोई लाठी तो नहीं चलाई ना, कोई पैलेट गन तो नहीं चलाई ना, खाने की व्यवस्था तो नहीं रोकी ना। और यहाँ पे जंतर मंतर में पूरा उल्टा व्यवहार हो रहा है। अच्छा, उसके बाद वो वहां पे जो आंदोलनकारी हैं वो भी दो भागों में बटे हुए हैं, एक राजनीतिक लोग हैं, एक गैर राजनीतिक लोग हैं। अच्छा, जो गैर राजनीतिक लोग हैं उन्होंने अपने मंच में शिबू सोरेन साहब की फोटो लगाई हुई है। इसका मतलब यह है कि वो शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के अगेंस्ट नहीं है, वो व्यवस्था में सुधार चाहते हैं। अच्छा, इसको जितना ही कन्फ्रंट करेंगे, जितना महिलाओं का अपमान करेंगे, जितना उन पर शाही फेंकेंगे, जितना कूटेंगे, जितना पीटेंगे, उतना ज्यादा देश के अंदर विद्रोह बढ़ता चला जाएगा। भाई, आपको याद होगा जयप्रकाश का जो आंदोलन था उसको बनने में 2 साल लगे थे। 74 में शुरू हुआ था और 77 में जाके रिजल्ट मिला था। अन्ना हजारे का आंदोलन भी 2 साल चला था, तब रिजल्ट मिला था। तो ये मत समझिए कि अभी ये जंतर मंतर का आंदोलन आपने
कर दिया है और इधर उधर बिखरा देंगे और आपका आईटी सेल को कंट्रोल कर लेगा। यह भी आंदोलन 2 ही साल में पकेगा और तब पकेगा जब 2029 का चुनाव होने वाला होगा और 2027 में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी वालों से मेरे निवेदन है, बच्चों से और जेनजी से और जेन अल्फा से ज्यादा उलझने का प्रयास नहीं करें। मोहन भागवत ने समझ लिया, मोहन भागवत समझ गए कि इन बच्चों को जो ये हैंडल कर रहे हैं बीजेपी वाले, गलत तरह से हैंडल कर रहे हैं इनको लेकिन आज शाही फेंक के नेहा बोरा को, क्योंकि नेहा बोरा एक ऐसी वीर कन्या की तरह उभरी थी इस आंदोलन से, जो 22 दिन भूख हड़ताल पे बैठी थी और जिसने ये दिखा दिया था कि महिलाओं में कितनी शक्ति होती है। और वो 22 दिन भूख हड़ताल बैठी थी अपने 2 साथियों के साथ और नेहा बोरा एक हीरोइन की तरह वहां से उभर के सामने आई थी। और जो इन्होंने शाही फेंकी है, नेहा बोरा के कद को और बढ़ा दिया है, क्योंकि शाही फेंका उन लोगों ने जो नहीं चाहते थे नेहा बोरा साथियों का समर्थन करे। ये मानी बात है कि वहां के जो रूलिंग पार्टी उन्होंने नहीं किया होगा, ये उन्हीं लोगों ने किया था जो यहाँ साफा बांध के जंतर मंतर के अंदर लाठी चला रहे थे और जिनके चेहरे आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, लेकिन पुलिस उनको दंड नहीं दे रही है। और पुलिस के भी वो गुंडे जो लड़कियों के साथ अत्याचार कर रहे थे उनको भी दंड नहीं दे रही है, जबकि वो फोटोग्राफ में और वीडियो में साफ साफ दिख रहे हैं। यानी मतलब यहाँ ये कहा जा सकता है स्वामी जी की जिस तरह से झारखंड में एक प्लांटेड आंदोलन किया गया सरकार के खिलाफ, क्योंकि वहां पर आप जानती हैं जेएमएम की सरकार है और क्योंकि इंडिया गठबंधन की सरकार है इसलिए और आप ये भी तो देखिए पूरा मीडिया वहां पर पहुंचा हुआ है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो यहाँ गायब था। दिल्ली में जो मेन स्ट्रीम मीडिया गायब था लगातार जो है देखिए आप 36 दिन में जब आखिर में कुछ दिन जब बहुत तेज इस प्रोटेस्ट ने जब उफान पर आया प्रोटेस्ट, तब कहीं जाकर मेन स्ट्रीम मीडिया वहां पहुंचा और उसमें भी गलत सलत खबरें ही दिखाई गई, बिल्कुल उल्टे तरीके से उसको दिखाया गया। लेकिन वहां पूरा का पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया वहां मौजूद है। आप देखिए वहां पर किस तरह से इसको पूरा हाइप देने की कोशिश की जा रही है। तो जब झारखंड सरकार से जो लग रहा था उनको कि ये प्रोटेस्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, झारखंड सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ेगी, लेकिन झारखंड सरकार ने बहुत ही शांति के साथ, बहुत ही सूझबूझ के साथ इस प्रोटेस्ट को संभालने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ नेहा बोरा को टारगेट किया जा रहा था, जैसा कि आप खुद बता ही रहे हैं। अभिजीत दीपके को टारगेट किया जा रहा था कि अगर इतने ही अच्छे हैं, अगर वो बीजेपी के खिलाफ वाले लोग नहीं है, उन्हें वाकई में शिक्षा की चिंता है या छात्रों की चिंता है, तो यहां पर भी आए। जब वो लोग भी पहुंचने लगे, यानी पूरी कोशिशें जब नाकाम होती हुई दिखाई दी है वहां पर, पूरा प्लान किया गया था, प्लांटेड जिस तरह से इस आंदोलन को किया गया, तब इस वजह से इसमें हिंसा जैसे हालात पैदा करने के लिए यह कदम उठाया गया है। क्या लगता है आपको, जैसे माहौल बिगड़े? भाई देखिए जो गोदी मीडिया है वो जंतर मंतर पे तो जा नहीं पाया जी। भाई जंतर मंतर के अंदर बच्चों ने उनका विरोध किया, उनको बोलने नहीं दिया, वहां पे जाके जहर फैलाने नहीं दिया हिंदू मुसलमान का। तो झारखंड में इन्होंने सोचा कि अपोजिशन वहां पे ये आंदोलन कर रहा है और अपोजिशन में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है इसलिए वहां इनको सेफ हेवन मिल जाएगा, ये जाके अपना कुछ कर लेंगे। लेकिन आपने देखा वहां पे जो अमन चोपड़ा साहब थे वहां जाके कुछ बकबक करने लगे, तो वहां के आंदोलनकारियों ने जो जेएमएम के खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ है, उन्होंने उनको खदेड़ दिया। लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर आंदोलन को ये चिंगारी देंगे, देखिए अब सवाल ये झारखंड का नहीं रह गया, ये कर्नाटका का नहीं रह गया, बंगाल का नहीं रह गया, राजस्थान महाराष्ट्र का नहीं रह गया, अब जो भी पेपर लीक होगा पूरे हिंदुस्तान में उसके खिलाफ आंदोलन होगा। क्योंकि शिक्षा नीति आपने गलत बनाई, आपने आरएसएस के लोगों को विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में हर जगह बिठा दिया है और पैसे के बल पे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं झंडेवाला में और पूरे हिंदुस्तान के अंदर 5 स्टार ऑफिसेज बन रहे हैं, वो उसी पैसे से आ रहे हैं जो पेपर लीक से इकट्ठा हो रहा है। तो देखिए ये अगर सोचते हैं कि झारखंड में ये हेमंत सोरेन के खिलाफ आंदोलन को बल देके उनकी मदद कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं, मदद नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए वास्तविकता में अगर देश के अंदर एक संगठित आंदोलन खड़ा होगा एक जेन्युइन रीजन के लिए, जो रीजन बिल्कुल जेन्युइन है, जो मोहन भागवत भी मान रहे हैं कि बिल्कुल जेन्युइन रीजन है, मोहन भागवत ने एक प्रकार से मोदी जी और शाह साहब का एक प्रकार का इस्तीफा मांग लिया है। और मुझे लगता है अगर अमित शाह साहब ने सुनी है मोहन भागवत की बात, ये डंडा चलाना और ये पीटना ये सब गलत था, तो उनको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल, और ये पहली बार नहीं है। मोहन भागवत का स्टेटमेंट उस दिन भी आया था जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। उस दिन सुबह सुबह भी उन्होंने एक जगह इस सारी बातों को कहा था कि आजकल का बच्चा सवाल पूछता है। आपको याद होगा, आपने वो जरूर सुना होगा उनका बयान, और उन्होंने इशारों में नसीहत देने की ही कोशिश की थी। और ये एक ही मामला नहीं है, बल्कि चर्चा इस बात की भी चल रही है, अमित शाह से जिस तरह से सवाल पूछा जा रहा है, लगातार ये कहा जा रहा है कि सदन में आइए, लेकिन वो सदन में आने को तैयार नहीं है। किरण रिजिजू आज तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, उनका बचाव करते
दिखाई दे रहे हैं कि देर रात तक वो यहां पर रहते हैं, लेकिन देर रात तक वहां रहते हैं तो अगर तो सदन में आने में उनको क्या तकलीफ है? ये सवाल बड़ा बनता है। पूरा विपक्ष प्रोटेस्ट कर रहा है, बड़े बड़े पोस्टर्स लेकर खड़ा हुआ है जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है अमित शाह कहां गायब हैं, अमित शाह क्यों नहीं आ रहे हैं, अमित शाह जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, अमित शाह जवाब दें। क्या वो अमित शाह को नहीं दिखाई दे रहे हैं जो देर रात तक वहां पर मौजूद रहते हैं? तो ये सारी चीजें सिर्फ माहौल से एक तरह से विपक्ष के सवालों से भागने की कोशिश, और उसमें उपराष्ट्रपति का जो बयान यानी राज्यसभा में सभापति का जो बयान आया है सीपी राधाकृष्णन का, उन्होंने भी कहा है कि अमित शाह को कहिए कि वो आए और विपक्ष के सवालों के जवाब दें। तो ये बता रहा है कि अंदर खाने अब बीजेपी आलाकमान पर बीजेपी के लोग ही दबाव बना रहे हैं, आरएसएस की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। आपने मोहन भागवत के बयान का यहां जिक्र किया है स्वामी जी, तो अभिजीत दीपके ने कहा है कि आरएसएस की बात पीएम मोदी को सुननी चाहिए। भाई वो पार्टी का एक तरह से जनक कहा जाता है आरएसएस को, तो फिर उनकी बात, मोहन भागवत की बात तो पीएम मोदी को सुननी चाहिए, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये बात। तो यहां पर बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी आलाकमान के खिलाफ, मोदी शाह की नीतियों के खिलाफ अब अंदर से आवाज उठने लगी है, और विपक्ष जिस तरह से आक्रोश दिखा रहा है, जनता का आक्रोश जो बढ़ रहा है, युवाओं का जो आक्रोश बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं दबाव अब जो बीजेपी के समर्थक हैं या बीजेपी पार्टी के जो लोग हैं उन पर ही बढ़ता दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? भाई देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है अंशिता कि भारतीय जनता पार्टी दो भागों में विभाजित हो गई है जी। एक अमित शाह साहब और मोदी जी की लॉबी है और एक उनके अगेंस्ट की लॉबी है। अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर, इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज के अंदर जो राहुल गांधी की कल मीटिंग होने वाली है, पहले उसको कैंसिल करा दिया, पहले तो फीस जमा करा ली, अलॉट कर दिया, फिर उसे कैंसिल करा दिया, फिर अलॉटमेंट। इसका मतलब यह है 15-20 दिन के अंदर परिस्थिति बदल तो गई है, वरना देहरादून के अंदर तो इन्होंने बन्नू ग्राउंड दे दिया था और परेड ग्राउंड नहीं दिया था जी। लेकिन इलाहाबाद के अंदर इन्होंने अपने लिए हुए निर्णय को, इसका माने अपने लिए हुए निर्णय को यू टर्न तो लिया इन्होंने, इसका माने इनको भी समझ में आ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ उसमें अपना खेल कर दिया, क्योंकि अमित शाह साहब से उनकी अदावत चलती है। तो देखिए, दोनों लॉबीज चल रही हैं। अब मोहन भागवत का ये कहना, इसका माने मोहन भागवत डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये चाहते हैं कि अमित शाह साहब इस समय भारतीय जनता पार्टी के सरकार को बचाने के लिए और आरएसएस के 100 साल पूरे होने के बाद उनकी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए इस समय अमित शाह साहब का एक प्रकार का सैक्रिफाइस होना चाहिए, उन्हें मंत्री पद से हटा देना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने इतना खुल के बात की, वरना इतने खुल के बात ना करते। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बच्चों की गलती नहीं है, जो भी गलती है उनको हैंडल करने वालों को और बच्चों को। भाई हमारे अभी मान लीजिए घर में हमारे बच्चे अगर शैतानी करें या कोई बदमाशी करें तो उन्हें हम पैलेट गन थोड़ी मारते हैं, बिल्कुल हम उनकी पैर थोड़ी तोड़ते हैं। भाई एक आध थप्पड़ लगा दिया, थोड़ा सा लगा दिया, बच्चे को मैसेज भी मिल जाए और बच्चे को चोट भी ना लगे। यहां तो इन्होंने इंटेंशनली उनको मारने के लिए और पीटने के लिए किया। अब वो लड़की जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई थी, जिसके पैरों में डंडा घुसेड़ा गया था, वो कह रही है कि उस आदमी कम से कम माफी ही हमें मंगवा दो। अरे उसके घर में बच्चे नहीं होंगे, उसकी बीवी नहीं होगी, क्या उसको शर्म नहीं आती उसने कितनी निर्लज्ज हरकत वहां पे की है? लेकिन उसको कोई एक्सपोज नहीं कर रहा, उसे कोई दंड नहीं मिल रहा। अभी वो 3 फीते लगा के अपना थाने में बैठा हुआ है। बहुत सारे लोग जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि बिल्कुल अत्याचार कर रहे हैं और सिर फोड़ रहे हैं और सिर में वो कर रहे हैं, किसको दंड मिल रहा है, किसको वो मिल रहा है? इसका मतलब ये है आप आतंक के माहौल में देश को लाना चाहते हैं। और मेरे को लगता है भारतीय जनता पार्टी 2 भागों में विभाजित हो गई है। एक मोदी और शाह साहब की लॉबी है, एक उनकी अगेंस्ट लॉबी है। और अगले 15-20 दिन और राहुल गांधी की जो कल प्रयागराज की मीटिंग है उसको केयरफुली हम लोग देखेंगे। मेरे ख्याल से डीबी लाइव भी जाके वहां पे उसको लाइव कवरेज करेगा और हमको सूचनाएं मिलती रहेंगी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के बच्चों को न्याय मिले, कांग्रेस की सरकार हो, टीवीके की सरकार हो, कम्युनिस्टों की सरकार हो, किसी की सरकार हो, बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। और जो भी शासन में बैठे वो ये समझे कांटों के सीट पे बैठा है, ये ना समझे कि बच्चों को हाक देंगे, जिधर हाक देंगे हिंदू मुसलमान करके इलेक्शन जीत जाएंगे। वो नहीं चलेगा। आपको जनता जो मांगेगी, जो किसान मांगेगा, उनको एमएसपी देनी पड़ेगी। 6 साल पहले आपने किसानों को हड़ताल से उठा दिया था, अभी तक एमएसपी में कोई निर्णय लिया क्या आपने? कोई निर्णय नहीं लिया। किसानों को तरका दिया आपने। उधर आपने पहलवान लड़कियों से कहा था कि तुम्हें न्याय मिलेगा, जो अत्याचार करने वाला था वो जेल में छूट गया और पहलवान बच्चियों को आपने सड़क पर रगड़ दिया। वही आप यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे समाज के अंदर जो जागृति हो रही है, अपने अधिकार लेना हमारा अधिकार है और हमारे अधिकारों के अनुरूप काम करना उन लोगों का काम है जिनको हम चुन के संसद के अंदर भेजते हैं।
यानी आप कहना चाहते हैं स्वामी जी कि युवाओं के गुस्से ने अब बीजेपी को ही बांट दिया है, यानी युवाओं का आक्रोश इतना ज्यादा है कि बीजेपी के साथ खड़े जो लोग हैं, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है इस्तीफे भी हो रहे हैं, नाराजगियां भी जाहिर की जा रही हैं, नसीहतें भी दी जा रही हैं, यानी ये साफ है कि युवाओं का जो गुस्सा है, उनका जो आक्रोश है, वो जिस तरह से बांकीपुर में दिखाई दिया, जिस तरह से दतिया में दिखाई दिया, गुजरात में दिखाई दिया, जो नतीजे अभी आए हैं उपचुनाव के, उसने ये एक पिक्चर दे दी कि अगर युवा इस तरह से नाराज रहा तो बीजेपी के साथ खड़े लोग या मोदी शाह की नीतियों पे चलने वाले लोगों का नुकसान होना तय है। यह साफ दिखाई दे रहा है। नितिन नवीन को एक बड़ा झटका है, जिस तरह से बांकीपुर सीट हार गए। नितिन नवीन ने कहा था, जैसा भी आपने अभी जिक्र भी किया, कि हमारे लोगों को निपटना आता है इनसे, तो ये उनको एक सीधे तौर पर था कि हमें भी आपसे निपटना आता है, या आपके लाए हुए किसी व्यक्ति से हमें निपटना आता है। यानी जनतंत्र की या कहीं लोकतंत्र की जो ताकत थी वो दिखा दी गई है, और इससे ही डरे हुए हैं बीजेपी के अंदर बैठे लोग कि बीजेपी आलाकमान की नीतियों पर अगर चले तो आने वाले समय में नुकसान भुगतना पड़ेगा, विरोध झेलना पड़ेगा। क्या ये वजह है कि बीजेपी के अंदर से ही अब युवाओं के एक तरह से समर्थन में ही आवाज आने लगी है, या बीजेपी के समर्थक अब युवाओं का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं? यानी एक तरह से युवाओं की आवाज ने बीजेपी आलाकमान पर दबाव अब बढ़वा दिया है। देखिए अंशिता, जो बांकीपुर में हुआ और ये दतिया के अंदर हुआ, ये तो उस समय हुआ जबकि बहुत सारी बड़ी जनता के भाग को ये नहीं लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, गोदी मीडिया के माध्यम से, ट्रोल आर्मी के माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के माध्यम से ये मैसेजिंग दे रखी थी, जीतेंगे तो हम ही, आएगा तो मोदी ही। अच्छा, इसलिए 15-20% ऐसे लोग रहे होंगे जिनको लग रहा होगा यार जब बीजेपी जीती रही है तो हम काहे के लिए दुश्मनी बोल लें। लेकिन वो अब मिथ टूट गया है, वो दतिया में टूट गया है, वो बांकीपुर में टूट गया है। अब जो 15-20% लोगों ने या तो वोट नहीं डाला होगा या जान के इसलिए कि इनसे पंगा कौन लगे भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया होगा, अगले इलेक्शन में वो भी वोट नहीं देंगे। क्योंकि देखिए अब ये बच्चों ने भ्रम तोड़ दिया है, बच्चों ने भ्रम तोड़ दिया। जैसे था कि साहब 56 इंच का सीना है, मैं एक अकेला सफर भारी में किसी से डरता नहीं, किसानों ने झुका दिया। लेकिन चलिए उसमें तो इन्होंने कहा कि सदा शहता थी, तपस्या में कमी रह गई। यहां तो भैया तुम 25-30 दिन तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया और तब तुम्हें इस्तीफा लेना पड़ा। तो इसका मतलब ये है अब फिर 7-8-10 दिन हो गए हैं और मोदी और शाह साहब पार्लियामेंट में नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब बच्चे और पूरे हमारे समाज को ये मैसेज मिल गया है, ये लोग ऐसे हैं कि ये झुक सकते हैं, इनको झुकाने वाला चाहिए। और अगर जनता ने ये 10-15% जो फेंस सिटर्स थे, जो ना इधर है ना उधर हैं, जो हवा जिसकी होती है उधर चले जाते हैं, ये भी मेरे ख्याल से 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे और भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत दयनीय होने वाली है। इसीलिए मोहन भागवत भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए उन्होंने कंप्रोमाइज करने के लिए एक कुचल्ला छोड़ा है। जी बिल्कुल, लेकिन लगता नहीं है कि बीजेपी आलाकमान उनकी इस नसीहत को सुनेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अमित शाह अब तक सदन में आ चुके होते, विपक्ष के सवालों का जवाब दे चुके होते। लेकिन इन सब के बीच में स्वामी जी, जिस तरह से राहुल गांधी को लगातार कॉपी किया जा रहा है पीएम मोदी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, क्योंकि राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम शुरू किया, तो अब लगातार पहले आपको याद होगा धामी ने जो है संवाद शुरू किया था छात्रों के साथ, और जब उत्तराखंड पहुंचे थे राहुल गांधी उससे ठीक एक दिन पहले। इसके अलावा खुद अब पीएम मोदी संवाद कर रहे हैं, मोहन भागवत ने भी संवाद में ही ये सारे बयान दिए हैं जिसका अभी हम जिक्र यहां पर कर रहे हैं, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब राहुल गांधी को पूरी तरह कॉपी किया जा रहा है। मतलब जो बीजेपी कल तक राहुल गांधी के लिए मीम्स बनवाती थी, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश करती थी, वही अब राहुल गांधी के पीछे पीछे चलती दिखाई दे रही है। और इसको देखते हुए राहुल गांधी ने एक नया तरीका अपनाया है, एक मुहिम छेड़ दी है और एक तरह से पीएम मोदी को या बीजेपी को एक चैलेंज दे दिया है कि अब आप ये करके दिखा दीजिए। मतलब आपने भी देखा ही होगा लगातार कि राहुल गांधी ने अब आस्क मी एनीथिंग करके एक मुहिम शुरू की है, और कल उन्होंने वो लाइव आए और उन्होंने सीधा खुला प्लेटफॉर्म दे दिया बच्चों को, छात्रों को, युवाओं को कि आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो क्या इसको इस तरह से ही देखा जा सकता है कि जिस तरह से राहुल गांधी को कॉपी करने की कोशिश की जा रही है, तो राहुल गांधी ने कहा है कि क्या आप ये कर सकते हैं, क्या आप खुला मंच दे सकते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस तक तो करते नहीं है, क्या आप इस तरह से कहेंगे कि छात्र आए और आपसे कुछ भी पूछ सकते हो? क्या लगता है आपको, क्या राहुल गांधी की तरफ से ये चैलेंज दिया गया है? भाई देखिए, मेरे ख्याल से जो मोदी जी कर रहे हैं वो द्विपक्षीय संवाद नहीं कर रहे हैं, वो केवल मन की बात कर रहे हैं जी। वो आते हैं 12 बजे अपना एक रील बना के डाल देते हैं इंस्टाग्राम में। भाई जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो तो संवाद कर रहे हैं ना, द्विपक्षीय संवाद कर रहे हैं।
आप चलिए, मैं एक सुझाव देता हूं मोदी जी को, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लीजिए, पत्रकार मत बुलाइए, गोदी पत्रकार मत बुलाइए, उसके अंदर नेहा बोरा को बुला लीजिए, उसके अंदर आप रिया अहिर को बुला लीजिए, वो जो बच्चे खड़े हुए थे वहां पे जाके जिनको पैलेट गन लगे हैं उन दोनों बच्चों को बुला लीजिए जिनको राहुल गांधी ने पेश किया था। तो ये बच्चों के समूह से मोदी जी एक द्विपक्षीय संवाद कर लें, बच्चे अपने दर्द उनके सामने रखें और मोदी जी उनको वहीं पे उसका सुझाव करें, उसका वहीं निपटारा करें, हम लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन एक पक्षीय संवाद से कोई बात समझ में नहीं आती। राहुल गांधी एक पक्षीय संवाद नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने उनको भी मौका दिया है। अब आप ऐसा नहीं करेंगे, जैसे इंस्टाग्राम के अंदर उन्होंने पहले ये पोस्ट डाली, उसमें आप देखिए लाखों करोड़ों लोगों ने उनको पोस्ट को देखा, लेकिन उसमें लाखों करोड़ों लोगों ने उसमें गालियां भी दी। अरे भैया, गालियां तो तभी देंगे ना जब संवाद नहीं हो पाएगा। मान लीजिए हम आप बैठे हुए हैं, तो हम कोई छिप के तो वार कर नहीं रहे, आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, तो कोई छिप के तो ये नहीं बिलो द बेल्ट मारना हो। भाई जो मुझे कहना होगा मैं मुझे कहूंगा और आपको जो कहना होगा आप कहेंगी, और ये हम अपने शास्त्रार्थ से दर्शक श्रोताओं को बताएंगे कौन सही कह रहा है। वो तो मोदी जी करते नहीं है। मोदी जी तो एक पक्षी अपनी बात करके, भाई किसी की गाड़ी जा रही थी, कीचड़ उछल के किसी आदमी पे चली गई और कीचड़ जिसपे उछल गई उसे गाड़ी वाला कहता है मैंने चलो तुम्हें माफ कर दिया, उस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे यार, तुमने चोट पहुंचाई है, लाठी तुमने मारी है, भांजी है, लड़कियों के साथ अपमान तुमने किया है, सिर तुमने फोड़े हैं, आईसीयू में तुमने पहुंचाया है, आंखें तुमने फोड़ी हैं, पैलेट गन तुमने चलवाई है और तुम कह रहे हो मैंने माफ कर दिया। तो ये तो बेतुकी बातें हैं ना, ये किसको समझ में आएगी ये सारी बातें? और आज ये समझना ये युवा बच्चों को समझ में आ जाएंगे। अरे युवा बच्चे हमसे 100 गुने ज्यादा हैं अकलमंद, वो हमसे आगे चल रहे हैं। वो हम जो चीज नहीं कर पाते ऑपरेट अपना मोबाइल पे नहीं कर पाते, वो 2 सेकंड के अंदर बच्चे कर देते हैं। मैं भी जब MBA पढ़ाता था अपने बच्चों को, भाई ठीक है बाकी नॉलेज हमारी जो हो IT के मामले में जब भी मैं फंसता था स्टूडेंट को बुलाता था, वो 5 सेकंड के अंदर चीजों को सॉल्व कर देता था, जो हमारी जनरेशन को नहीं समझ में आता है। अब मोदी जी काहे 77 साल की उम्र में इंस्टाग्राम के चक्कर में पड़ रहे हैं? भैया रास्ता खाली कर दो, नई जनरेशन को आगे बढ़ने दो और अपना संन्यास लेके कहीं जंगल में केदारनाथ वगैरह में गुफा में बैठो, रुद्राक्ष की माला वाला लेके और ओम नमः शिवाय का जाप करो। यानी राहुल गांधी ने जो मुहिम शुरू की है और उसका काफी अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिला। कई अच्छे सवाल छात्रों ने उनसे पूछे, कुछ मजाकिया सवाल भी थे, कुछ सीरियस सवाल भी थे, और उसका बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में राहुल गांधी ने जवाब भी दिया। यानी राहुल गांधी या फिर और दूसरा जितना भी विपक्ष है वो छात्रों के साथ एक संवाद बढ़ा रहा है, कनेक्शन बढ़ा रहा है, और युवाओं को राहुल गांधी का ये अंदाज बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, जो मोदी सरकार के लिए, खासकर PM मोदी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन रहा है। यानी आप देखिए जिस तरह से अभी मोहन भागवत ने जो संवाद किया, या उससे पहले राहुल गांधी जो है मोदी ने भी एक संवाद किया था, एक वीडियो आया था, लगातार उन्होंने कुछ छात्रों से बात की थी, ऑनलाइन ही वो चर्चा की गई थी, और उससे पहले पुष्कर सिंह धामी ने भी एक संवाद किया था। उसका असर और राहुल गांधी के जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम चल रहे हैं, या ये आस्क मी एनीथिंग अब पूरी तरह वायरल है, इस पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लोग राहुल गांधी के इस कदम की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। इसमें इतना बड़ा फर्क दिख रहा है, मतलब BM मोदी या BJP की तरफ से, RSS की तरफ से अगर ऐसा कुछ किया जा रहा है तो उस पर आलोचनाएं हो रही हैं, आलोचना का शिकार हो रहे हैं, वहीं राहुल गांधी की तारीफ हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं BJP के लिए एक बहुत बुरा संकेत है। क्या कहेंगे आप स्वामी जी? भाई देखिए, मैं जब अध्यापक था, मैं टीचिंग करता था, तो मैं तो अपने बच्चों को प्रोत्साहित करता था कि इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे कोई भी प्रश्न पूछो। भाई उससे फायदा क्या होता था? एक तो बच्चों के अंदर जो जिज्ञासा होनी चाहिए मैं उसको जागृत करने की कोशिश करता था। फिर बच्चों में डर होता है टीचर के प्रति कि टीचर यार नंबर ना दे दे, टीचर ये ना कर दे, वो कर। मैंने कहा यार मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पिता समान हूं, लेट अस हैव ए डिबेट, और तुम प्रूव कर दो मैं गलत हूं, मैं तुम्हें धन्यवाद दे दूंगा, 100 रुपए का नोट एक और दे दूंगा। भाई मेरा काम है बच्चों के ज्ञान को बढ़ाना। अगर जो टीचर है जिसमें ज्ञान की कमी होती है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो डराने की कोशिश करता है, बोलना मत, चुप बैठ जाओ, जब बहुत प्रश्न पूछते हो, मैं जो कह रहा हूं वरना तुम्हारा इंटरनल मार्क्स, तो मैं उन चीजों में बिलीव नहीं करने वाला आदमी था। और मैं तो चाहता हूं जो भी नेता हो वो बिल्कुल स्पष्टवादी होना चाहिए, खुला चैलेंज उसको देना चाहिए, आइए हर विषय पे बात कर लीजिए, या तो आप मुझे कन्विंस कर दीजिए या मैं आपको कन्विंस कर दूंगा, यही तो लोकतंत्र का वो है। तो राहुल गांधी एक तरह से उसको रास्ता दिखा रहे हैं कि लोकतंत्र की जो मर्यादाएं हैं और एक टीचर की जो मर्यादाएं हैं या पिता की जो मर्यादाएं। भाई बचपन में जैसे मैं था तो मेरे पिताजी क्या करते थे, मैं अंग्रेजी, भाई हमारे जमाने में 6ठी क्लास से हमने अंग्रेजी पढ़नी शुरू की, वो कहते थे अंग्रेजी का इकोनॉमिक टाइम्स का एक पैराग्राफ लो, इस पैराग्राफ में जितने शब्द तुम्हें नहीं समझ में आ रहे हैं उनको एक कॉपी में लिखो, फिर मुझसे आगे डिस्कस करो, फिर उस पर सेंटेंस बनाओ, फिर उसके तो 2-3 महीने के अंदर आदमी को उस पर
भाई देखिए, जो परेशानी होती है बच्चे के साथ सबसे बड़ी ये होती है, उसका एक तो जिज्ञासा को शांत करने वाला कोई नहीं होता। वे किसके पास जाए? अगर मान लीजिए पिता अनपढ़ हो, मां अनपढ़ हो, तो किससे जाके पूछे? अच्छा, टीचर जो है आतंक मचाए रहते हैं, वो प्रश्न पूछने ही नहीं देते, तो बेचारा अपनी जिज्ञासाओं को अपने अंदर रख के बैठा रहता है। तो बच्चों की जिज्ञासाओं को जगाओ, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करो, फ्रेंड्स की तरह बात करो, डिस्कस लाइक फ्रेंड्स, और उससे कहो कि आप जो है, जो प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं बताऊंगा, और अगर तुम मेरी जिज्ञासा, भाई मानी बात है टीचर को हर चीज तो आती नहीं, मुझे भी पता है मुझे हर चीज नहीं आती, लेकिन अगर स्टूडेंट मेरे को सुधारता है, मानी बात है कि अगली बार जो प्रश्न पूछा जाएगा मैं उसका जवाब दे दूंगा, मैं उसे मौका दूंगा कि आओ प्रूव मी रॉन्ग, और मुझे प्रूव मी रॉन्ग, तो अगली बार मैं, तो मेरा ज्ञान बढ़ेगा ना। भाई राहुल गांधी ने 3 कैटेगरी क्या बनाई? एक कैटेगरी है स्टूडेंट्स की, एक जो है वो है इडियट्स की, और एक है अधभक्त की। जी भाई आई एम 74 बट आई एम स्टिल ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। मैं ये नहीं समझता कि मैं टीचर हूं, बहुत ज्ञानी हूं, मुझे कुछ नहीं आता। मैं ये मानता हूं कि एवरी डे आई लर्न, और जब तक मैं लर्न करता रहूंगा तब तक मैं स्टूडेंट हूं। जिस दिन मैं सोच लूंगा मुझे लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्टूडेंट नहीं हूं, उस दिन मैं इडियट की श्रेणी में आ जाऊंगा। और एक तीसरी श्रेणी है जो अनभक्त की है, जो अपना गौमूत्र और गाय के गोबरी से प्रसन्न रहता है, वो अपने हिसाब से काम करता रहे। भाई ठीक है, उनकी भावना, भैया मैं तो सनातनी हूं, शुद्ध सनातनी हूं। मेरे सनातन का मतलब यह है जीव को प्यार करो, जीव की वो करो। अगर मुसलमान भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन भी है, जो भी प्रकृति का अंग है, वो धर्म मानने की वजह से उसको पीटना और मारना सनातन विरुद्ध है। इसलिए मैं किसी प्रकार की हत्या के विरुद्ध हूं, और मैं ये मानता हूं कि हमारे यहाँ भाईचारा होना चाहिए। जो प्रकृति में जितने भी पशु पक्षी हैं वो सब प्रकृति का भाग है, और हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जो ये सनातनी नहीं करते, फर्जी सनातनी नहीं करते, मैं असली सनातनी हूं, वो फर्जी सनातनी। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब ये साफ हो चुका है कि बीजेपी की तरफ से, मोदी की तरफ से या आरएसएस की तरफ से जो भी कोशिशें छात्रों को अपने साथ लाने की जा रही हैं, उसमें एक तरह से वो फेल होती दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से अगर दूसरी गवर्नमेंट्स को, यानी जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, अगर उन सरकारों को घेरने की कोशिश की जा रही है, कोई कार्यक्रम प्लान किया जा रहा है, तो उसमें भी सरकार फंसती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी फंसती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड में जो आज नेहा बोरा के साथ हुआ, वो इसकी जीती जागती तस्वीर है। नेहा बोरा ने साफ तौर पर आरएसएस और बीजेपी पर ही इसके आरोप लगाए हैं कि उनके ऊपर जो स्याही फेंकी गई वो कहीं ना कहीं उस गुस्से का या कहें बदले की भावना से किया गया, जो उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर सरकार को जो चोट पहुंचाई है। तो यह साफ हो गया है, जिस तरह के आरोप लग रहे थे कि झारखंड में जो भी आंदोलन है वो प्लांटेड है, अब वो पूरी तरह से प्लांटेड है या नहीं है इस पर हम नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे जरूर मौजूद हैं जो चाहते हैं कि आंदोलन बुरी मतलब गलत दिशा में आगे बढ़े, या जिस तरह से जिन लोगों ने जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट में जो छात्रों के साथ खड़े रहे, जिन्होंने मजबूती से छात्रों का साथ दिया और उसका नतीजा सबने देखा, उन लोगों को बदनाम करने की कोशिश है कहीं ना कहीं। आप क्या कहेंगे इस पर स्वामी जी? नहीं बिल्कुल है, लेकिन चलिए हम इस झगड़े में नहीं पड़ते कि कौन प्रायोजित कर रहा है, क्योंकि हम भी उस श्रेणी में नहीं जाते जिसमें वो कहते हैं कि अपोजिशन स्पॉन्सर्ड था जंतर मंतर। तो कोई भी स्पॉन्सर्ड है, लेकिन झारखंड के बच्चे जो है वो देख रहे हैं कि वहां के मुख्यमंत्री उनसे सदाशयता से बात कर रहे हैं, लाठी नहीं चला रहे हैं, जोमेटो स्विगी के खाने को नहीं रोक रहे हैं, इसलिए वो बच्चों को उत्तेजित नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए तो वहां आंदोलन 2 भाग में बट गया है। एक महतो वाला है जो भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, तीसरे दिन उनसे मंत्री आके मिल लिए हैं, और एक आंदोलन है जो कहता है कि हमारे यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं होगी, कोई धार्मिक बात नहीं होगी, कोई जातीय बात नहीं होगी, और उन्होंने जो तंबू है अपना उसमें शिबू सोरेन साहब की फोटो लगाई हुई है। तो ये बात बिल्कुल पक्की हो गई, जो आंदोलनकारी हैं वो शिबू सोरेन साहब की, हेमंत सोरेन साहब की इज्जत करते हैं, लेकिन वो जो शिक्षा प्रणाली है और पेपर लीक है उसके खिलाफ है। हम उसका स्वागत करते हैं, हम युवाओं के साथ हैं, हम बच्चों के साथ हैं। जी, यानी यहाँ एक बात समझी जा सकती है, वो ये कि पूरे देश में अब युवाओं का गुस्सा बढ़ चुका है, और जो दबा हुआ था इतने सालों से उसको एक बल मिल गया है, एक आवाज जो मुखर हो गई है अब छात्रों की, और इससे योगी जो है मोदी सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, वो कहीं ना कहीं खौफ में है, दबाव में है, क्योंकि बीजेपी के अंदर बैठे लोग या बीजेपी के समर्थक, चाहे वो आरएसएस ही क्यों ना हो, वो अब हर कोई जो है बीजेपी आलाकमान पर दबाव बना रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है कि जितना जल्दी हो सके छात्रों के गुस्से को समझते हुए इस मामले को संभाल लें, छात्रों के साथ उनकी भाषा में बात करें। सिर्फ फ्रेंड्स कहने से काम नहीं चलेगा, उनके साथ 1-to-1 होना भी जरूरी है। राहुल गांधी ने जो एक नई मुहिम छेड़ी है,
इस तरह का माहौल ही छात्रों को चाहिए। ये मैसेज राहुल गांधी ने भी दे दिया है और ये चीज अब बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के लोग भी समझ चुके हैं और यही बीजेपी आलाकमान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के चलते बीजेपी आलाकमान पर दबाव बन रहा है। लेकिन इस दबाव में वो कब कोई एक्शन लेंगे, कब अमित शाह का जवाब देंगे, ये सवाल लगातार बना हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए। और जिस तरह से सवाल यही है कि छात्रों की हुंकार अब पूरे देश में है, रांची से लेकर दिल्ली और तमाम दूसरे राज्यों में भी छात्र अब नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां पर बच्चा पढ़ता नहीं है और पढ़ाई के आगे सुनहरे भविष्य के सपने देखता है। लेकिन सरकार शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर रही है, जिसके चलते उसके सपने कहीं ना कहीं मिट्टी में मिलते दिखाई दे रहे हैं और अब छात्रों ने ठान लिया है कि ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर पूरे देश के अलग अलग कोनों से छात्रों के खिलाफ छात्रों की जो है आवाज सरकार के खिलाफ बुलंद हो रही है और जिसे दबाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन सरकार अपने सभी जो तरीके हैं उसमें फेल होती दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर छात्रों को लुभाने के लिए उनकी भाषा बोलने की कोशिश की जा रही तो उसमें भी सरकार फंसती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन विपक्ष की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से जो मुहिम शुरू की गई है उसका छात्रों ने स्वागत किया है और ये पीएम मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती है राहुल गांधी की तरफ से कि छात्रों से अगर बात करनी है तो आप उनको खुला मंच दीजिए कि वो अपनी बात आपके सामने खुल के रख सके। लेकिन आप जानते हैं पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करते तो आस्क मी एनीथिंग जैसा तो कुछ शुरू करना मुमकिन ही नहीं है। तो इस पर फिर आज इतना ही, फिलहाल इतना ही और डीवी लाइव में बने